वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जानवी की बातें सुनकर शेफाली को बुरा नहीं लगा क्योंकि शेफाली एक डॉक्टर है और जानवी को क्या किसी को भी उसके बारे में जानकर ही लगेगा कि वे इस तरह के खतरनाक काम नहीं करती है। इसलिए शेफाली ने मुस्कुराते हुए जानवी से कहा, जानवी किसी के भी उसके किसी को भी उसके कपड़े और लुक से जज नहीं करना चाहिए जब तक तुम उसके अंदर झांक कर ना देखो। शेफाली के ऐसा कहने से अर्जुन और जानवी जो दोनों फाइटिंग कर रहे थे वो दोनों रुक गए। जानवी ने शेफाली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ फाइट करो और मुझे हरा कर दिखाओ। शेफाली ने मुस्कुराते हुए कहा, जानवी सोच लो अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम क्या करोगी। जानवी ने गुरूर से भरे लहजे में उससे कहा, मिसेज शेफाली, अर्जुन सूर्यवंशी आज तक तो तुम्हारा पति सिर्फ हरा पाया है। यहाँ तक कि जानवी ने सूर्य की तरफ देखते हुए उससे कहा, सूर्य भी आज तक मुझसे जीत नहीं पाया फाइटिंग स्किल पर, तो तुम कहाँ से जीत पाओगी। अब ये कहते हुए जानवी की आंखों और चेहरे पर एक हंसी उड़ाने वाली चमक थी। शेफाली ने अपने सूट के दुपट्टे को जो उसने गले में डाला था तो उसे कमर से कंधे से लपेट कर बैग से लेकर कमर पर जोर से गांठ बांधा और आगे बढ़ते हुए अर्जुन से बोली, अर्जुन आप थोड़ी देर के लिए जानवी को मेरे साथ छोड़ेंगे, बेफिक्र रहिए, आपकी फ्रेंड को ज्यादा चोट नहीं लगेगी। अर्जुन शेफाली को कुछ कहना चाहता था लेकिन तभी शेफाली ने गोल घूमकर एक जोरदार किक जानवी की सीने पर मारा। जानवी जो अब तक हंसी उड़ाने के लिए अंदाज में शेफाली को देख रही थी झटके से पीछे जाकर बाबा के पैरों पर गिरी। जानवी ने हैरानी से शेफाली को देखा, वहीं अर्जुन भी शेफाली को देखकर हैरान था कि शेफाली फाइटिंग स्किल जानती थी। जानवी की ओर जोर से बढ़ी थी, उससे जो जानवी बुरी तरह चिढ़ गई थी। जानवी उठी और अपने हाथ को झाड़ते हुए बोली, शेफाली ये अचानक से हमारे हुई कि कब आओ, अब अगर मैं तुम्हें हरा कर नहीं दिखाई तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। शेफाली ने अपनी पोजीशन ली और जानवी से बोली, चलो देख लेते हैं। जैसे ही जानवी ने अपने हाथ को उठाकर शेफाली को पंच मारना चाहा, शेफाली ने अपने हाथ को जानवी की कोहनी के पास से रखा और उसके हाथ को गोल घुमाकर उसके हाथ को पकड़कर एक जोरदार किक फिर से जानवी के पेट पर मारा। लेकिन इस बार जानवी शेफाली से दूर नहीं गई क्योंकि शेफाली ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। तभी सबको एक कट की आवाज सुनाई दी, जैसे कि जो हाथ शेफाली ने जानवी का पकड़ रखा था उस हाथ की हड्डी टूट गई हो। जानवी की दर्द की से एक चीख निकल गई और सब जानवी की तरफ भागी। तभी शेफाली ने सबको हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अभी नहीं, अभी जानवी, अब मेरी फाइटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। जानवी का हाथ शेफाली ने छोड़ दिया तो जानवी 2 कदम पीछे हट गई। उसे लग रहा था कि शेफाली को ऐसे ही 2 दिन और थप्पड़ मुंह के मार कर डिसाइड कर देगी, लेकिन यहाँ तो शेफाली ने उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी थी। जानवी शेफाली से दूर होकर उसे घूर कर देख रही थी। उसने अपने हाथ को झटका तो उसे एक बार फिर से कट की आवाज आई। जानवी ने अपने उस हाथ को 2 से 3 बार मोड़ा जिससे उसका हाथ सीधा हो गया। जानवी ने शेफाली की तरफ देखकर कहा, फिर शेफाली, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें फाइटिंग करना नहीं आता है, लेकिन अब लगता है कि मुकाबला बड़ा टक्कर का है। शेफाली ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जाने, अब भी मुकाबला टक्कर का नहीं है क्योंकि तुम अभी तक मुझे एक पंच भी नहीं मार पाई हो और न ही तुमने अब तक मुझे सही से छुआ है, लेकिन मैंने तुम्हारे हाथ की हड्डी तोड़ दी है। डॉक्टर से दिखा लेना, नहीं तो जुड़ नहीं पाएगी। शेफाली की फाइटिंग स्किल देखकर सबसे ज्यादा हैरान अर्जुन था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बीवी एक सॉफ्ट हॉर्टेड है, लेकिन यहाँ तो उसकी बीवी पलक झपकते ही एक लड़की की हाथ की हड्डियां तोड़ चुकी थी। अर्जुन के हैरानी भरे चेहरे को शेफाली मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो अर्जुन के दिमाग में चल रही बातों को समझ चुकी थी कि उसका हस्बैंड उसे एक इनोसेंट गर्ल की तरह मान रहा था। शेफाली ने एक छोटी सी मुस्कान दी, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने जानवी का हाथ आया तो उसके फेस पर पंच मारने वाली थी। तभी शेफाली एक तरह से घूमी और उसने अपनी कोहनी से जानवी के पीठ पर कस के मारा, जिससे जानवी मुंह के बल नीचे गिरी और उसके उठने की हिम्मत नहीं हुई। तभी शेफाली ने जानवी से कहा, कभी तो सामने वाले को खोया हुआ देखकर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर सामने वाले का पारा चढ़ गया तो तुम्हारी जान भी ले सकता है। इतना कहकर शेफाली ने अपने दुपट्टे को जो गांठ बांधा हुआ था वो खोला, फिर उसने बाबा की तरफ देखकर कहा, बाबा क्या मैं शूटिंग कर सकती हूँ। शेफाली की बात सुनकर अब सूर्या ने भी कहा, क्या तुम्हें शूटिंग आती है, लेकिन ये जान लो कि ये फाइटिंग स्किल नहीं है कि तुमने कई बार प्रैक्टिस की और हो गया, इसमें एम लगाना पड़ता है। शेफाली ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे गन दो तब जानना कि मुझे शूटिंग आती है कि नहीं। शेफाली की तरफ सूर्या ने गन बढ़ा दी। अर्जुन चाहता था कि शेफाली गन ना ले और वह शूटिंग ना करे, लेकिन फिर उसने शेफाली की स्किल देखनी चाहिए और वह चुपचाप शेफाली को वहां खड़ा देखता रहा। तब तक बाबा जानवी के पास आए और उसे उठाते हुए उसे बोले, हर किसी को उसके लुक से जज करने की आदत तुम्हारी नहीं जाएगी ना। देखो, तुम्हारी अच्छी खासी फाइटिंग स्किल होने के बाद भी तुम्हारी इतनी बुरी तरह से शेफाली के हाथों पिटाई हो गई है कि तुमने उसे उसके कपड़ों से जज किया था ना कि वे अर्जुन की इनोसेंट गर्ल है, न कि उसे फाइटिंग स्किल आती होगी। बाबा के मुंह से शेफाली की तारीफ सुनकर अब जानवी और जल गई थी, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाई। अब जानवी शेफाली को सूर्या के सामने हारते हुए देखना चाहती थी, लेकिन तभी सूर्या का मुंह खुला का खुला रहेगा क्योंकि सूर्या जिस पॉइंट पर तब से हमला करने की कोशिश कर रहा था शेफाली एक
के बाद एक 6 गोलियां उस पर पॉइंट पर दाग दी थी। अब सूर्या भी शेफाली को देखकर हैरान खड़ा था अपनी जगह पर कि जो एम वे नहीं कर पा रहा था उसे शेफाली ने इतनी आसानी से बिना और देखे कर दिया। वहीं बाबा खुशी से ताली बजाने लगे थे कि शेफाली अकेली उन सब की स्किल जानती है। अर्जुन भी साइड खड़ा मुस्कुराते हुए शेफाली को देख रहा था कि उसकी बीवी में ये सारी खूबियां है। उसकी बीवी बनने के लायक है, किसी से कम नहीं है। जानवी वे तो उसे खा जाने वाली नजरों से शेफाली को देख रही थी। तभी बाबा शेफाली के पास आए और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए शेफाली से बोली, वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। हमारा तुमने मेरी बेटी जिसे आज तक सूर्या भी हरा नहीं पाया था उसे आज फाइटिंग स्किल में हरा। और सूर्या जो शूटिंग में बेस्ट है, तुमने उसके एम पर अपना निशाना दागा है। वाह, लेकिन तुम एक डॉक्टर होने के साथ साथ ये कैसे सीख पाए? शेफाली बाबा के सवाल पर शेफाली ने कहा, बाबा मुझे पालने वाली मेरी माँ अकेली थी और उन्हें डर था कि मैं अकेले घर पर कभी भी कोई घुसकर लड़कियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए मेरी माँ ने खुद भी ये सारी स्किल सीखी और मुझे भी सिखाया था कि मैं अपनी और उनकी हिफाजत कर सकूं। मेरी माँ एक अकेली माँ होकर मुझे वे सारी चीज सिखाती है जो आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाते। और उनके साथ हादसे होने पर वे खुद रोते बैठते हैं कि उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा। इसलिए मेरी माँ ने मुझे हर चीज से मजबूत बनाया है। जिस इंसान के भेष में जो भेड़िए हैं उनसे मैं खुद को बचा सकूं। तभी बाबा ने ताली बजाते हुए कहा, वाह तुम्हारी माँ की सोच बहुत अच्छी है शेफाली, जो उन्होंने तुम्हें ये सब चीजें सिखाई ताकि तुम्हें किसी और के आगे झुकना ना पड़े। शेफाली भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। तभी बाबा ने आगे बढ़ते हुए शेफाली से कहा, तुम्हें और क्या क्या आता है बेटा? शेफाली ने कहा, बाबा मुझे डांस, हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग भी आती है। यहाँ तक मैं कुछ देर पानी के अंदर सांस रोककर भी रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शेफाली की बातें सुनकर अर्जुन, जानवी और सूर्या ये तीनों हैरान है क्योंकि पानी के अंदर सांस रोकना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ ये तीनों हैरान थे वहीं बाबा शेफाली की स्किल देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि जानवी जो अब तक वहाँ लड़कियों में सबसे बेस्ट थी, लेकिन उसे बेस्ट आई थी अर्जुन की वाइफ। बाबा अर्जुन की तरफ मुड़े और उन्होंने अर्जुन को देखते हुए कहा, अर्जुन मैं तो तुम्हारी वाइफ का फैन हो गया। हर लड़की को तुम्हारी वाइफ की तरह स्किल में बेस्ट होना चाहिए ताकि वे इंसान के भेष में भेड़िए और जानवरों को सबक सिखा सके। बाबा को शेफाली की तारीफ करने पर अर्जुन को प्राउड हो रहा था शेफाली के ऊपर कि वह शेफाली का हस्बैंड है और शेफाली उसकी वाइफ, जिस पर उसके बाबा प्राउड कर रहे थे। बाबा शेफाली के साथ आगे बढ़ते हुए सूर्या से बोले, सूर्या जानवी को अस्पताल लेकर जाओ, देखो क्या पता उसके हाथ की हड्डी न टूट गई हो, प्लास्टर चढ़ाते ना। इतना कहते हुए बाबा शेफाली के साथ चलते हुए विला के अंदर चले गई। वहीं अर्जुन भी मुस्कुराते हुए शेफाली और बाबा के पीछे चलते हुए विला के अंदर जाने लगा। उसके जाने के बाद सूर्या जानवी के पास आया जो कि बेंच पर बैठी हुई थी और उसके पास घुटने पर बल बैठकर जानवी के टूटे हुए हाथ को पकड़ सूर्या ने कहा, इस शेफाली को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है और इसे मजबूर करना होगा किसी तरह से, क्योंकि ये हमारे जोर जबरदस्ती से नहीं होगा, क्योंकि तुम इसकी ताकत और हिम्मत अभी देख चुकी हो। शेफाली के जानवी के हाथ को तोड़ने पर सूर्या को यह समझ आ गया था कि वे शेफाली के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। उसे दिमाग से हराना होगा। शेफाली और अर्जुन दोनों ही बाबा के साथ विला के अंदर जाकर सोफे पर बैठे तो बाबा ने सर्वेंट से उनके लिए कॉफी मंगवाते हुए शेफाली से कहा, मुझे तो लगा था कि अर्जुन की माँ ने अपनी तरह किसी सिंपल सी लड़की को अर्जुन की वाइफ के लिए चुना होगा, लेकिन जब अर्जुन ने बताया कि तुम एक डॉक्टर हो तो मुझे तुमसे मिलने का मन करने लगा। लेकिन आज तुम्हारी स्किल देखकर मुझे समझ आया कि आखिर क्यों अर्जुन की माँ ने तुम्हें अर्जुन के लिए चुना, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अर्जुन के काम के साथ उसके साथ खड़े रह सकते हो। उसके जो दुश्मन है उनसे भी न डरे, तुम अर्जुन के साथ उनकी जिंदगी में शामिल हो सकते हो। शेफाली को बाबा की बातें समझ नहीं आई थी और वह हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। शेफाली की इस तरह हैरानी भरी नजरों को देखकर अर्जुन ने उससे कहा, बाबा के कहने का मतलब है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे कई तरह के दुश्मन हैं और वे मुझे झुकाने के लिए मेरे परिवार पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अच्छा है कि तुम्हें फाइटिंग स्किल और गन शूटिंग आती है ताकि तुम खुद को उनसे बचा सको और मेरे साथ कदम मिलाकर चल सको। अर्जुन के इस तरह कहने से बाबा को तुरंत समझ में आ गया कि शेफाली को अर्जुन के काम के बारे में अभी कुछ पता नहीं। इसलिए बाबा ने अर्जुन के हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा अर्जुन ने, मैं ऐसा ही कहना चाह रहा था। शेफाली मुस्कुराते बोली, बाबा अगर कोई दुश्मन अटैक करे तो मैं उसे संभाल सकती हूँ और मैं अर्जुन के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। बस उन्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अक्सर लोग कमजोर भरोसे पर वार करते हैं और रिश्ते तिनके की तरह बिखर जाते हैं। जिस पर अर्जुन
शेफाली की इन बातों को गौर से सुन रहा था और उसके चेहरे को देख रहा था। तभी बाबा ने शेफाली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बच्चे, जहाँ मोहब्बत बेहिसाब होती है वहाँ भरोसा भी बेइंतहा होता है। बस फर्क इतना है कि तुम्हें उस भरोसे को कमाना पड़ता है। तो तुम उस भरोसे को हमेशा अर्जुन की नजर में ऊपर रखना। बाबा की बातें सुनकर शेफाली ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी सर्वेंट उनके लिए कॉफी लेकर आ गया। तभी बाबा ने कॉफी कप उठाकर एक सिप लेते हुए अर्जुन से कहा, तुम अभी तक शेफाली को कहीं लेकर गए हो कि नहीं? तो ये घुमाने अभी तक घर पर क्यों? अर्जुन ने कहा, पापा कल ही तो आए हैं और आज भी कल पाइट आने वाला है, तो आज मैं उन्हें लेकर नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, आज मैं उनके साथ लेकिन हाँ, आज मैं उसके साथ कुछ एक्साइटिंग जरूर करना चाहता हूँ। अर्जुन की बातें बेशर्मी से भरी हुई थी और उसने अपनी एक आंख भी दबा दी थी शेफाली को देखते हुए, जिसे देखकर शेफाली ने तुरंत अपनी नजर फेर ली थी। वहीं बाबा मुस्कुरा दिए थे और वे अपनी जगह से उठते हुए बोले, तो जाओ फिर वो करो कि तुम लोग अपने एक्साइटिंग काम में जा रहा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। तो शेफाली ने अर्जुन को आंखें दिखाते हुआ, मुझे पता था कि आप मेरे साथ कमरे में बेशर्म हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप बाबा के सामने भी ऐसी बेशर्मी करोगे। अर्जुन जो अब तक दूसरे सोफे पर बैठ रहा था, अपनी जगह से उठा और शेफाली के पास आया और उसके ऊपर झुकते हुए उससे कहा, भाई जाने मन में तो तुम्हारे लिए किसी के भी सामने बेशर्म बन सकता हूँ। इतना कहते अर्जुन ने शेफाली को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। शेफाली उसकी गोद में छटपटाकर उतरने के लिए उसे बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। छोड़ो। तो अर्जुन ने कहा, कहीं भी नहीं लेकर जा रहा हूँ जाने मन, बस अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ, ताकि अभी जो मैंने बाबा से कहा ना कि तुम्हारे साथ मुझे कुछ एक्साइटिंग करना है, वे कर सकूं। वहीं बाहर गार्डन एरिया में सूरज जानवी अभी भी बेंच पर ही बैठे हुए थे। सूरज जानवी के हाथ को देख रहा था और जानवी नीचे दूर तक फैले हुए घास को। उसने कहा, हम इसे किडनैप करवा दे और इसे घमंड है अपनी स्किल पर, तो इसकी इज्जत भी लुटवा देते हैं। जानवी कितना कहते ही सूर्य उसे गौर से देखने लगा। फिर उससे कहा, तुमने देखा ना कि अभी उसने तुम्हारा क्या हाल किया है? फिर जानवी ने खतरनाक स्माइल करते हुए कहा, तुम तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि ऐसी किडनैपिंग में इसके लिए सिर्फ एक इंसान रहेगा। हम एक साथ दर्जनों लोग भेजेंगे, 40-50 लोग भेजेंगे जो उसे किडनैप करके उसके साथ ही उसका करेंगे। उसने उसने पहले मुझसे मेरा अर्जुन छीना और अब उसने मेरा हाथ तोड़ा है ना, तो मैं उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हें उसे अपने बेड पर लाना है तो तुम भी ला सकते हो। सूर्य देख सकता था कि जानवी के चेहरे पर उसकी आंखों में शेफाली के लिए किस कदर नफरत थी। नफरत तो वह भी करता था क्योंकि शेफाली अर्जुन की थी और अर्जुन से उसे बेइंतहा नफरत थी। तो सूर्या ने खड़े होते हुए जानवी को खड़ा किया और उसे कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन प्लान करने के बाद तो अभी चलो, हम तुम्हारे हाथ को डॉक्टर को दिखा आते हैं, क्या पता ज्यादा फ्रैक्चर हो गया हो। इतना कहकर सूर्या जानवी को लेकर बाहर की तरफ जाने लगा और जानवी अपने दिमाग में शेफाली को किस कदर हराना है, उसे तकलीफ पहुंचाना है, वह प्लान बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन शेफाली को कमरे में लेकर आया और उसे बहुत ही प्यार से बेड पर लेटाया। तो शेफाली उससे दूर हट गई। अर्जुन ने शेफाली को आंखें दिखाते हुए कहा, शेफाली प्लीज कम ऑन बेबी, वैसे भी कल रात भर में तुम्हारे करीब नहीं आ पाया था, प्लीज मेरे पास आओ। शेफाली ने अपना हाथ दिखाते हुए अर्जुन से कहा, मैंने मना किया था ना कल रात नहीं ना, तुम खुद ही नहीं आए थे, तो अभी भी आने की जरूरत नहीं है। अर्जुन आगे बढ़ा और उसने शेफाली के पैरों को पकड़ एक झटके में खींचकर अपने करीब कर लिया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके मुंह को पकड़े उससे बोला, कल रात आना चाहता था, कल की रात तुम्हारे लिए पेरिस में हसीन बनाना चाहता था, लेकिन मुझे पापा ने रोक लिया था। तुमने देखा था ना कि मैं बाबा के साथ मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था, तभी वहाँ सूर्य और जानवी भी आ गए और कोई ना कोई डील को लेकर इम्पोर्टेंट वक्त निकल रहा था। इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। अर्जुन की बातें सुनकर शेफाली समझ गई थी कि अर्जुन को काम मिल जाकर जानवी उसके पास आने से रोक रही थी और इसमें कामयाब भी हुई थी। शेफाली को शक था कि ऐसा जानवी ही कर सकती है, इसलिए ही उसने अभी तक जानवी को एक सबक सिखाने के इरादे से उसके हाथ को तोड़ दिया था। शेफाली ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे जानवी कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या वे हमारे बीच आने की कोशिश कर रही है? क्या वे आपको मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है? फिर शेफाली ने अर्जुन को कॉलर से पकड़ा और उसे एक झटके में अपने ऊपर खींचते हुए बोली, लुक मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और उसके बाद तुम्हारी उस जानवी को भी, क्योंकि मेरी स्किल तुम अभी देख चुके हो कि मैं चुटकियों में उसे मसल ले सकती हूँ। उसकी इतनी फाइटिंग स्किल का मेरे सामने कोई फायदा नहीं है। अर्जुन जो शेफाली के ऊपर गिरा था उसने शेफाली मैं कहाँ चाहता हूँ कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे से सबक सिखाओ, ताकि वे हमारे और मेरे बीच आने की हिम्मत ना करे। कहते हुए इससे शेफाली भी मदहोश होने लगी थी।
शेफाली ने अर्जुन के हाथ को रोकते हुए कहा, अर्जुन नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था। वहीं वह तुरंत शेफाली की गर्दन के कस चुका। उसकी गर्दन को किस करते हुए शेफाली से बोला, बट मुझे तो करना है, मुझे करना है। तो वहीं इंडिया में हर्ष और प्रियांश ने साधना जी से प्रियांश की प्रेगनेंसी को लेकर कोई बात नहीं की थी, क्योंकि साधना जी पिछली रात घर नहीं आई थी, वे किसी काम से बाहर गई हुई थी। और अभी सुबह 9 बजे साधना जी घर आई तो उन्होंने देखा कि हर्ष लिविंग हॉल में बैठा प्रियांश को अपने हाथों से फ्रूट्स काट कर खिला रहा था। दोनों को इस तरह देखकर साधना जी मुस्कुराते हुए घर के अंदर आए, क्योंकि उनके पास आने से पहले एक चाबी थी, इसलिए उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दरवाजा खोलने में उन्होंने दोनों को देखकर कहा, अरे वाह हर्ष, तुम तो प्रियांश का बड़ा ख्याल रख रहे हो। प्रियांश उन्हें देखकर खुश हो गए, लेकिन हर्ष जो उसे बार बार फ्रूट खिला रहा था, उसके मना करने के बाद भी तो प्रियांश ने चिढ़ते हुए साधना जी से कहा, माँ देखो ना, ये हर्ष का बच्चा ना मुझे जबरदस्ती का फ्रूट खिला रहा है, जबकि मैं ये खाना नहीं चाह रही। कब से इसे मना कर रही हूँ खिलाने से, लेकिन यह कि सुन ही नहीं रहा, जबरदस्ती मुझे ये फ्रूट्स खिला रहा है। तभी साधना जी ने झूठ मूठ का हर्ष पर गुस्सा करते हुए कहा, हर्ष ये क्या बदतमीजी है, तुम प्रियांश को जबरदस्ती फ्रूट्स क्यों खिला रहे हो। जब वे तुम्हें मना कर रही है तो तभी हर्ष ने कहा, माँ आपको नहीं पता, ये अपना ख्याल नहीं रखती, ऐसे इसे अगर ये अपना ख्याल नहीं रखेगी तो हमारा बेबी कैसे बड़ा होगा जल्दी जल्दी। हर्ष के मुंह से इतना सुनते ही साधना जी शौक होकर हर्ष को देखने लगी। फिर उनकी नजर प्रियांश से बढ़ गई तो प्रियांश अपना मुंह छुपाते हुए हर्ष के पीछे छुप गई। तभी हर्ष को समझ नहीं आया कि प्रियांश उसके पीछे मुंह चुप क्यों रही है, लेकिन जब उसने अपने शब्दों पर ध्यान दिया कि उसने क्या कहा, तभी साधना जी से तो अब उसे भी थोड़ा अजीब फील होने लगा। तभी हर्ष ने अपनी हिचकिचाहट हटाते हुए साधना जी से कहा, वो मोम। वह तभी साधना जी हर्ष के पास आई और उसके कान को मरोड़ते हुए बोली, तो तुम मुझे ये सब को बताने वाले थे जब नाना मेहमान मेरी गोद में आ जाता तब क्या। तभी हर्ष ने कहा, नहीं मोम, मैं बताने वाला था, लेकिन कल आप घर नहीं, आपने फोन पर कह दिया कि आपको जरूरी काम है, इसलिए आप नहीं आ पाओगे। फिर हमने सोचा आज सबको एक बार ही सरप्राइज देंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। सादा जी ने झुककर प्रियांशी के बालों को चूमते हुए कहा, कितना टाइम हो रहा है बेबी को। तभी प्रियांशी ने हर्ष की तरफ देखा, क्योंकि प्रियांशी को नहीं पता था कि उसके बच्चे को कितना टाइम हो रहा है। तो हर्ष ने कहा, डॉक्टर ने बताया कि अभी 3 वीक से। तो साधना जी उठी और फल फूल हिस्से निकाल कर देते हुए हर्ष से बोली, इसे खिलाओ अच्छे से, नहीं तो ये अपनी लापरवाही से बच्चे को भी हार्म कर देगी। तभी साधना जी बोली, रुक जाओ, कुछ मिसिंग है, मैं लेकर आती हूँ। साधना जी किचन की तरफ गई और उन्होंने गैस पर पैन रखा और दूध गर्म करके लेकर आई। फिर हर्ष को दूध का गिलास देते हुए बोली, तुम इसे भी प्रियांशी को पिलाओ, खत्म करना चाहिए पूरा। मैं थोड़ी देर जाकर आराम कर लेती हूँ। प्रियांशी, अगर ये दूध का गिलास खत्म नहीं हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। और अगर तुम्हें खाली दूध नहीं पीना है तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट पाउडर मिक्स कर देती हूँ। प्रियांशी बस दोनों को देख रही थी। जो हर्ष तब से उसे जबरदस्ती फ्रूट खिला रहा था, तब साधना जी उसके साथ मिलकर उसे जबरदस्ती दूध पिलाने वाली थी, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन साधना जी के इतना कहने के बाद वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई थी, क्योंकि वह काफी थक गई थी, तो वह आराम करने के लिए गई थी। तभी साधना जी के कमरे में जाने के बाद हर्ष प्रियांशी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लगा था मोम मुझे डांटेगी तुम्हारी कंप्लेंट करने के बाद, लेकिन यहाँ तो उन्होंने मुझे पूरी परमिशन दे दी है। तो मैं जबरदस्ती फ्रूट्स खिलाने की और दूध पिलाने की। प्रियांशी मुंह बनाते हुए दूध की अब देखते हुए हर्ष से बोली, हर्ष तुम मुझसे इस तरह से बदला नहीं ले सकते। तभी हर्ष ने अपने कॉलर को खड़ा करते हुए कहा, लेकिन मुझे तो परमिशन मिल गई है, मैं तुम्हारे साथ तब जबरदस्ती करके तुम्हें दूध भी पिला सकता हूँ, और ये फ्रूट्स तुम्हें पूरा खाना ही है। कहकर हर्ष जोर जोर से हंसने लगा, और उसकी हंसी प्रियांशी को किसी शैतान की हंसी से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि अभी हर्ष उसके सामने एक शैतान बन बैठा था। प्रियांशी ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी देख रही हो तुम्हारे पापा को, ये कितने गंदे हैं, तुम्हारी दादी के साथ मिलकर मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसके तो मैं अभी अपना इतना कहते हुए प्रियांशी ने सोफे के हिस्से कुशन उठाया और हर्ष के सर पर मारने लगी। वहीं उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए साधना जी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि उन्होंने प्रियांशी और हर्ष को अगर उनके साथ रहने के लिए कहा था। पहले वहाँ शेफाली जब रहती थी तो शेफाली के हॉस्पिटल जाने के बाद वे अकेली हो जाती थी, लेकिन अब प्रियांशी और हर्ष के आने के बाद कुछ पल तो उनकी जिंदगी में ऐसी खुशियां हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी मेंशन में आज निधि को कॉलेज जाना था, इसलिए वे अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसने अभी ब्लैक कलर की जीन्स और येलो कलर की शॉर्ट टॉप पहना था। उसने खुद को आईने में देखते हुए कहा, निधिया तुझे इस प्रोफेसर दस्तक को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, वे बड़ा आया मुझे पनिशमेंट देने वाला। उसने 2 दिन की पनिशमेंट मुझे दी थी ना, असाइनमेंट बना दी, तो मैंने अपना बेस्ट असाइनमेंट बनाया है, और अब उसके मुंह पर जाकर मैं असाइनमेंट फेंक कर मारूंगी। और
बोलूँगी कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ और एग्ज़ाम में मेरे भी नंबर भी अच्छे आएँगे तो प्रोफ़ेसर मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता। इतना कहते हुए निधि ने अपना फ़ोन और पर्स उठाया और वो कमरे से बाहर आ गई। वह जाकर हॉल में बैठ गई। उसने सर्वेंट से कहा, मेरे लिए नाश्ता लगाओ। सर्वेंट भी उसके लिए नाश्ता जल्दी-जल्दी डाइनिंग टेबल पर लगाकर सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। निधि जाकर अपनी चेयर पर बैठी और अपना नाश्ता करने लगी। वहीं उसे दाई अम्मा और अंशिका जी देख रही थी तो दाई अम्मा ने अंशिका जी से कहा, अंशिका ये लड़की कभी सुधरेगी या नहीं, ऐसे ही बिगड़ी रहेगी। तभी अंशिका जी ने उनसे कहा, क्या कर सकते हैं निधि जी, रौनक ने इसे शुरू से ही इतनी छूट दे दी है कि ये बिगड़ रही है और अभी इसे सुधारने का कोई रास्ता भी नहीं समझ में आता है। देखते हैं क्या करती है आगे। उन दोनों की बातें रौनक जी सीढ़ियों से नीचे आती हुई सुन रही थी। उन्हें अंशिका जी और दाई अम्मा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इस घर का मालिक अर्जुन था और अंशिका जी अर्जुन की माँ चाहकर भी उनसे ना तो बदतमीजी से बात कर सकती थी और ना ही उन्हें उनके कुछ भी कहने का जवाब दे सकती थी क्योंकि अगर वे ऐसा करती तो शायद अर्जुन उन्हें उनके घर वापस भेज सकता था। इसलिए वे बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठी। उसने सर्वेंट से उनके लिए जूस लाने को कहा। सर्वेंट ने उनके कहने पर तुरंत एक फ्रेश जूस निकाल कर लाकर उसे दे दिया और रौनक जी ने धीरे से निधि से कहा, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और तुम अच्छे नंबर से पास होगी तो जॉब करोगी क्योंकि अगर अर्जुन को ये सारी बातें पता चली तो तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दे मना कर देगा और फिर तुम्हारे पापा तो इतना कर ही नहीं सकते कि वे तुम्हें इतनी लग्जरियस लाइफ दे। और तुम्हारा भाई भी इंडिया आने से रहा और वे भी अर्जुन के अंडर में काम कर रहा है, वे भी हमारी इतनी लग्जरियस लाइफ को हैंडल नहीं कर सकता है। इसलिए जैसा अंशिका जी और दाई अम्मा कहती है वैसा ही करो। निधि उनकी बातें सुनकर चिढ़ते हुए बोली, माँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा और अभी मुझे ऐसी बातें मत सुनाओ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। इतना कहकर निधि अपनी चेयर से उठी, अपना फोन वापस उठाया और वे बाहर की तरफ चली गई। निधि के लिए अर्जुन ने कॉलेज जाने के लिए एक कार और ड्राइवर अरेंज किया हुआ था। निधि अपनी कार से कॉलेज आई तो उसने देखा कि उसके सारे फ्रेंड्स उसका ग्राउंड में ही वेट कर रहे हैं। निधि उनके पास आई और उनके से बोली, क्या प्रोफेसर आ गए हैं? उसके फ्रेंड ने नेहा ने कहा, हाँ प्रोफेसर आ गए हैं और आज सबकी असाइनमेंट भी चेक होने वाली है। तूने बनाई अपनी असाइनमेंट? निधि ने स्टाइल मारते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मैंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है और जो मुझसे कहा गया ना कि मैं अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो मुझे रेसिस्ट कर दिया जाएगा कॉलेज से। अब देखती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे कॉलेज से निकाल सके। उसकी बातें सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स मुस्कुराने लगे और वहीं अंकित ने उससे कहा, अब तो उस प्रोफेसर को सबक सिखा क्योंकि वह बड़ा रोब झाड़ रहा है हम पर। निधि अपने दोस्तों से बात कर रही थी तब तक क्लास लगने की बेल बजी। सब अपने अपने क्लास में चले गए। निधि भी सबके साथ क्लास करने चले गई। तभी पहला क्लास ही प्रोफेसर तक्ष का था। सब ने प्रोफेसर तक्ष के आने पर ग्रेट किया और सब अपनी जगह पर बैठे। तक्ष ने सबको उनका असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कहा तो सब एक एक कर अपना असाइनमेंट सबमिट किया। तक्ष सब असाइनमेंट एक एक करके सही से रखने लगा और एक स्टूडेंट को उठाकर सारे असाइनमेंट को लेकर उसके ऑफिस में रखने के लिए कहा। लेकिन तक्ष ने निधि के सबमिट किए असाइनमेंट को अपने पास रख लिया था। उसने उसे लड़के को असाइनमेंट लेकर जाने के बाद निधि की बनाई हुई असाइनमेंट को ओपन किया और उसे पढ़ने लगा। कुछ लाइन पढ़ने के बाद ही तक्ष ने निधि को अपने पास बुलाया। निधि फुल एटीट्यूड के साथ चलकर तक्ष के पास आई जैसे कि अभी तक्ष उसे शाबाशी देगा। तभी तक्ष ने जो असाइनमेंट निधि ने जमा किया था वह सबके सामने उसी के मुंह पर मारते हुए कहा, ये असाइनमेंट है किस एंगल से कि तुम असाइनमेंट नजर आ रहा है? तुम्हें असाइनमेंट का टॉपिक भी पता है कि तुमने क्या लिखा है और क्या नहीं, टॉपिक क्या है और तुम क्या लिख के आ रही हो? आज तक तुमने अपने असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं या फिर अपने दोस्तों को ऐसी कराने की वजह से वे तुम्हारे असाइनमेंट कंप्लीट करके दे देते? तक्ष ने इतना कहते निधि के दोस्तों की तरफ देखा जो सभी ने अपने अपने नजर नीचे कर ली क्योंकि अभी तक्ष ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था क्योंकि कभी भी निधि अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करती थी। उसके दोस्त उसके लिए उसका असाइनमेंट कंप्लीट करते थे ताकि निधि उनके ही ऐसी का खर्चा उठा सके। निधि को अपने इस इंसल्ट पर बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि भी वे तक्ष को सबके सामने थप्पड़ मारे लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि तक्ष अभी उसका प्रोफेसर था। अगर तक्ष की जगह कोई और होता वह निधि पर सिर्फ उंगली उठाता था। वो उसे बहुत बड़ा मजा सिखाते लेकिन अभी उसके सामने तक्ष था जो कि उसका प्रोफेसर बनकर उसके सामने खड़ा था, इसलिए भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकती थी। निधि ने गुस्से की घूंट पीकर खुद को कंट्रोल किया। वहीं तक सभी पूरी तरह से निधि की बेइज्जती कर रहा था क्योंकि उसे तो वैसे भी निधि को रास्ते पर लेकर आना था। थोड़ी देर के बाद कुछ लेक्चर लेने के बाद निधि तक्ष ने क्लास को फ्री किया और बाहर निकल गया। उसके जाते ही निधि के फ्रेंड्स उसके पास आए और उससे बोले, यार ये प्रोफेसर तो बड़ा ही खड़ूस है, इसे कैसे पता चला कि तेरी इस असाइनमेंट हम बनाया करते हैं और फिर ये तेरी इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है? निधि उस प्रोफेसर को रास्ते पर लाना पड़ेगा या फिर इसे इस कॉलेज से ही निकालना पड़ेगा। तो कुछ करना यार, तू इतने बड़े
बड़े बिजनेसमैन की बहन है और तू कुछ कर भी नहीं रही है। तभी निधि ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहा, मैं इस प्रोफेसर को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के है निधि गुस्से से क्लास से बाहर निकली और तक्ष के केबिन की तरफ चली गई। निधि को अभी तक ये याद नहीं आया था कि उसने कुछ दिन पहले तक्ष की हेल्प की थी। निधि तक्ष के केबिन में बिना कुछ एंटर करती और उसे उंगली दिखाते हुए बोलती, तुम समझते क्या हो? अपने आप को प्रोफेसर बन गए तो हुक्म चलाओगे, हम पनिशमेंट दोगे। तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हारे प्रोफेसर होने की वजह से मैंने बर्दाश्त की थी, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। ये जो असाइनमेंट तुमने मुझसे 2 दिन में बनवाया है ना, इसे बनाने में 2 दिन नहीं 10 दिन का टाइम लगता है, वे भी फुल टाइम देने पर। मैंने तुम्हारी वजह से सिर्फ 2 दिन में इस रात दिन जाकर बनाया है और तुमने इतनी आसानी से उसे मेरे मुंह पर फेंक दिया। तुम्हें पता है अगर मैं चाहूँ तो इसे 10 असाइनमेंट खरीद सकती हूँ, क्योंकि ऐसे असाइनमेंट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 5,000 में मिलते हैं और तुम्हें भी मैं खरीद सकती हूँ, समझे? निधि कितना कहती है अब तक से जो मुस्कुराते हुए उसे सुन रहा था, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वह निधि के पास जाकर कसकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए उसके चेहरे को की तरफ उठाकर अपने चेहरे के करीब लाकर उससे बोला, ये पैसे की दोस्त किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। मैं चाहूँ तो मैं पूरा राज्य खरीद सकता हूँ, सब्जी में उनमें से नहीं जो तुम्हारे आगे कुत्तों की तरह तुम धुलाते होंगे। मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी गुलाम बनाकर रख सकता हूँ। पैसे का बड़ा घमंड है ना तुम्हें? तो ठीक है, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। अब तुम अपने पैसे के बल पर इस कॉलेज से पास आउट होकर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे पास होती हो। तुम्हारा पैसा या फिर तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाने वाले प्रिंसिपल, वे कोई भी तुम्हें पास आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हें पास होने नहीं दूंगा। इतना कहकर तक्ष ने एक झटके से निधि को खुद से दूर झटक दिया। निधि लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी, वे आंखें फाड़े तक्ष को देख रही थी। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे पास आउट होने पर रोक नहीं लगा सकते। तक्ष ने एक बार फिर से दिल फरेब आशिक की तरह मुस्कुराती हुई निधि के पास आया और उसके गाल को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी औकात का नहीं पता है। अगर मैं अपनी औकात पर ना तो तुम्हारी औकात मेरी नजर में चींटी बराबर नहीं होगी। और निधि तक्ष के इतना कहने पर हैरानी भई नजरों से उसे देख रही थी। केबिन में कुछ देर पूरी तरह से चुप्पी छा गई थी, जैसे अगर वहां पर एक पिन भी गिरी तो उसके शोर पूरे केबिन में गूंजने लगेगी। और अब निधि को लग रहा था कि उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान से पंगा लिया है जो उसे बर्बाद कर सकता है, और उसे बर्बाद होने से यहाँ अर्जुन भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर निधि की हरकतों के बारे में अर्जुन को पता चला तो वो खुद निधि को सजा देगा। तभी निधि ने थोड़ा रुआसी आवाज में तक्ष से कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकते। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे पास होने से मत रोको। निधि को अपने रिजल्ट क्या पास न होने या ना होने से कोई मतलब नहीं था। उसे बस डर इस बात का था कि अगर उसे पास होने नहीं दिया गया तो उसकी रिपोर्ट उसके घर तक जाएगी, और अगर अंशिका जी और अर्जुन तक ये खबर पहुंची तो वह दोनों उसे बहुत नाराज हो गई। निधि आंखों में आंसू लिए तक्ष को देख रही थी। तक्ष जो यहाँ आया ही था निधि को अपने आगे मजबूर करने के लिए, उसने थोड़ा निधि की चारों तरफ गोल घूमते हुए निधि से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास होने मैं रुकावट नहीं बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अर्जुन अपने बाबा के साथ रूम में एंटर करता है। वहाँ पहले से ही सभी मौजूद थे। अर्जुन एक नज़र सबको देखता है। इस रूम में सभी अंडरवर्ल्ड के माफिया लीडर मौजूद थे जो यहाँ असाइनमेंट के लिए आए थे। अर्जुन की नजर सीधा सामने बैठे लेविस पर चली जाती है। एल्विस जिसने अर्जुन के कसिनमेंट को लेने के लिए अप्लाई किया था। दोनों की नजरें टकरा चुकी, दोनों नजरों में एक ऐसी आग नजर आ रही थी जो सब बर्बाद करने वाली थी। अर्जुन अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे। अर्जुन का ध्यान एक बार अपनी घड़ी की तरफ जाता है जिसमें 4 बज रहे थे। एल्विस अपने आप से कहता है, ये कसिनमेंट तो इस बार मेरा होगा, ये तुम्हारे हाथ तो मैं आने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर 2 पल के लिए तिरछी मुस्कान आ गई थी, लेकिन वहां बैठे किसी भी शख्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अलविस का असिस्टेंट उसके कान में बोला, डोंट वरी सर, मैंने सब देख लिया है, आप फिक्र मत कीजिए, ये कसिनमेंट हमारा ही है। इतना कहते हुए अलविस से दूर होता है। एलिस अपने चेहरे पर डरावनी मुस्कान लिए बोला, नहीं हुआ था तो तुम जानते हो क्या होगा। वो होगा जो तुम्हारी सोच से परे और मेरी सोच के बहुत करीब है। उसकी ऐसी नजरों और बातें सुनते हुए तो मानो उसके असिस्टेंट की जान पहले ही निकल चुकी हो। सभी सामने ध्यान देने लगते हैं क्योंकि मीटिंग अब स्टार्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ सोना शेफाली अपने रूम में थी, वो अपने फोन पर कुछ कर रही थी। तभी उसकी नजर अर्जुन के मैसेज पर जाती है जिसमें लिखा था कि बाहर डाइनिंग एरिया में आओ। शेफाली मैसेज पढ़ते हुए अपने आप से बोली, इन्होंने तो कहा था कि सुबह 6 बजे आएंगे, उसके बाद हम घूमने चलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी? इतना कहते हुए
उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन थी, लेकिन फिर भी वो अपने रूम से बाहर डाइनिंग एरिया में आती है। डाइनिंग एरिया में एक रोज का बुके रखा था और उसके साथ थी छोटी सी चिट। उस बुके को देखकर तो शेफाली के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर बुके को उठाकर बोली, कितनी सुंदर है और उनकी खुशबू यूं नो अर्जुन की मुझे किस वक्त क्या पसंद आएगा। इतना कहते हुए मुस्कुरा देती है। तभी उसका ध्यान बुके में लगी चिट पर जाता है, जिसे वे गौर से देखती है, फिर उसे खोल कर देखती है। शेफाली ने बुके दोबारा टेबल पर रख दिया था। वो जैसे ही चिट खोलती है तो वे कंफ्यूजन से भरे चेहरे को घुमाकर हॉल की तरफ देखती है और फिर भागते हुए हॉल की तरफ आ गई। शेफाली अपने आप से बोली, ये क्या गेम है। इतना कहते हुए उसकी नजर वहीं रखी ड्रेस पर चली जाती है और वहाँ एक चिट और रखी हुई थी। शेफाली ड्रेस को देखकर बोली, रेड कलर आपकी पसंद बहुत अच्छी है अर्जुन, और हो भी क्यों ना, आधा भी तो आपने मुझे पसंद किया। इतना कहते हुए उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो चुकी थी और ड्रेस को देखने के बाद चिट को उठाकर पढ़ती है, जिसमें लिखा था, ये तुम्हारे लिए है, तुम रेडी रहना, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। माय स्वीट वाइफ। आखिर के शब्द देखो तो शेफाली के गाल बिल्कुल लाल टमाटर जैसे हो गए थे। शेफाली ड्रेस को लेकर अपने रूम में रेडी होने चली जाती है। लगभग 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो चुकी थी। अब बस अनाउंसमेंट बजी थी, जो सामने खड़े मिस्टर बिरला करने वाले थे। मिस्टर बिरला बोले, ये असाइनमेंट हमने और हमारी टीम ने मिलकर मिस्टर अर्जुन को देने का फैसला किया है। उनके कहे हुए शब्द मानो अलविस के कानों में चुभ रहे थे। अलविस अपनी मुट्ठी कस लेता और फिर घूर कर अर्जुन को देखने लगता है। मिस्टर बिरला मुस्कुराते हुए फाइल पर साइन कर अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए बोले, आपसे बेहतर इस असाइनमेंट को कोई पूरा नहीं कर सकता मिस्टर अर्जुन। इतना कहते हुए फाइल अर्जुन की तरफ बढ़ाकर अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ा देते हैं। अर्जुन फाइल पर साइन करता है, जिसे देखते हुए वहां सभी मौजूद तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन अलविस उसकी मुट्ठी गुस्से से कस चुकी थी और उसका असिस्टेंट जो अपने बॉस को इतना गुस्से में देख सकता था, उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। वे अपने मन में बोला, ये कैसे हो गया, इतना कुछ क्या इतने पैसे खिलाए फिर भी ये कौन मिस्टर अर्जुन को मिला। अब पता नहीं वो जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं। इतना कहते हुए अपने घबराई हुई नजरों से सामने देख रहा था। लगभग 30 मिनट बाद शेफाली रेडी हो चुकी थी। वो मिरर में खुद को देख रही थी। उस पर रेड कलर की वेस्टर्न ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। ये ऑफ शोल्डर थी और शेफाली ने अपनी कर्ली हेयर को एक तरफ कंधे पर रखा हुआ था और कानों में डायमंड इयररिंग थे और हाथ में सिंपल ब्रेसलेट। शेफाली ने हील्स कैरी किए हुए थे, जिसमें बहुत सुंदर लग रही थी। हल्का सा मेकअप, न्यूड लिपस्टिक, वो अपने आप को निहार ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिसे महसूस कर शेफाली धीमे से बोली, अर्जुन। अर्जुन सामने मिरर में शेफाली को गौर से देखते बोला, गलती कर दी। शेफाली कन्फ्यूजन से सामने मिरर में ही अर्जुन को देखकर बोली, गलती क्या बोल रहे हैं आप। अर्जुन उसके कंधे पर होठ रखते हुए, ये ड्रेस इतनी खूबसूरत लग रही है कि मेरा मूड चेंज हो रहा है। इतना कहते हुए अपने होठों को उसके कंधे से उसकी गर्दन तक लाता है। अर्जुन की मीठी सी छुअन को महसूस कर शेफाली की आंखें बंद हो चुकी थी। उसकी धड़कन शोर मचा रही थी, जिसे अर्जुन भी सुन सकता था। अर्जुन उसके गाल पर होठ टिकाते हुए बोला, आज का प्लान कैंसिल करते हैं और अपनी एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। अर्जुन की बात सुन शेफाली घूरते हुए अर्जुन को देखती है। अर्जुन अपनी आंखें खोल शेफाली की तरफ देख रहा था। शेफाली मुंह बनाते हुए बोली, ये गलत बात है, घूमने नहीं जाएंगे तो फायदा है क्या हुआ हमारे यहाँ आने का, और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कितना टाइम लगा मुझे तैयार होने में और आपके मूड की वजह से आप प्लान कैंसिल कर रहे हैं। नो वे अर्जुन, हम ये बाद में कर लेंगे, अभी आप मुझे लेकर जाओगे घूमने, बस बात खत्म। वो आगे कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि अर्जुन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया था। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें टकराई थी। अर्जुन अपनी धीमी आवाज में बोला, चले। शेफाली होश में आते हुए बोली, क्या ये वह इतना कहकर अपने सिर को झटक कर बोली, हाँ। उसकी सरकत पर अर्जुन मुस्कुराता है और फिर शेफाली के होठों पर हल्की सी किस कर बोला, अभी बच गई हो, तुम घूमने के लिए जा रहे लेकिन ज्यादा देर नहीं। शेफाली अर्जुन की शरारत भरी बातें सुनकर बोली, अब चलिए भी। अर्जुन शेफाली को कमर से पकड़कर अपने साथ ले जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।